नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है और इसी कड़ी का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और हम अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो भी इन लेक्चर सीरीज़ को ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1919। 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। तो ब्रिटेन की संसद में 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और 1919 में ब्रिटेन की संसद में एक अगला अधिनियम पारित हुआ जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये जो दो नामों से मिलकर ये अधिनियम है, इनमें से जैसे इसमें लिखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो एडविन मॉन्टेग्यू ये भारत राज्य सचिव था। ये पद 1958 के भारत शासन अधिनियम के तहत सृजित किया गया था। भारत राज्य सचिव ये लंदन में रहता था और ब्रिटेन के महाराजा या महारानी इन्हीं के सचिव के रूप में काम करता था। भारत के संबंध में प्रत्येक मामले की जानकारी ये ब्रिटेन के क्राउन को देता था। तो इस समय भारत राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू था और चेम्सफोर्ड ये भारत का वायसराय था। तो इन्हीं के नाम के आधार पर 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसी आधार पर 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें मार्ले ये भारत राज्य सचिव था और मिंटो ये वायसराय था। तो इनके नाम पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसे। तो अगला ऑप्शन है आपका 1773। तो 1773 में ब्रिटेन की संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके तहत ब्रिटेन की संसद रेगुलेट और कंट्रोल करना चाहती थी किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहती थी? क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसने 1757 में प्लासी के युद्ध के माध्यम से बंगाल में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़े पैमाने पर इस कंपनी के पास बंगाल राज्य का राजस्व पहुंच रहा था। इससे मलाल था ब्रिटेन की सरकार और संसद को। ब्रिटेन की सरकार और संसद चाहती थी कि बंगाल राज्य का पैसा ब्रिटेन के विकास कार्यों में खर्च किया जाए। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। और ये 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भारत के संबंध में ब्रिटेन की संसद में पारित होने वाला पहला अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट। जैसा कि हमने ऊपर वाले ऑप्शन में बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी ने इसे भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया था। और ये कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने आती है। ये कंपनी 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक भारत में केवल व्यापार करती है। और 1757 ईस्वी ने इस कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। अर्थात विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। जब उन्होंने भारत में आपसी फूट को देखा, पूरा भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बढ़ चुका था क्योंकि मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, पतन हो रहा था। मराठी अपनी केंद्रीय सत्ता को स्थायित्व न प्रदान कर सके। पूरा भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। इसी की का फायदा उठाया विदेशी कंपनियों ने और उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो जितनी भी विदेशी कंपनियां आई थी उन सब में अपने आप को सुप्रीम सर्वोच्च साबित किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने लगती है 1757 से, तो उसके पास भारत का बड़े पैमाने पर राजस्व पहुंचता है, टैक्स पहुंचता है।
तो इससे दुख होता है ब्रिटेन की संसद और सरकार को। ब्रिटेन की संसद और सरकार चाहती है कि हमारे देश की एक प्राइवेट कंपनी इतना ज्यादा लाभ कमा रही, ये लाभ अगर ब्रिटेन के विकास कार्यों में खर्च किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए ब्रिटेन की संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके माध्यम से क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटेन की संसद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर किया गया। ये फैक्ट आपसे पूछा गया है जीडी के पेपर में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पारित किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये ध्यान रखना है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद और सरकार ने अपना एक नियंत्रण स्थापित किया और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से और कठोर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना राजनीतिक विस्तार करेगी, वैसे वैसे ब्रिटेन की संसद और सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ाती जाएगी। और ऐसे ही जब 1857 का विद्रोह या क्रांति होगी, इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाएगा और भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में शिफ्ट हो जाएगी। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता ब्रिटेन की संसद और सरकार छीन लेगी और ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के हाथों में सौंप देगी। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ से। तो आपसे पूछा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है 1947, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। यह भी पूछा गया आपसे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 1952 में क्या हुआ, 3 अप्रैल 1952 को हमारे संसद के उच्च सदन, अर्थात हमारे संसद का जो उच्च सदन है उसका नाम है राज्यसभा, राज्यसभा का गठन हुआ। और इसके पश्चात 17 अप्रैल 1952 को हमारे संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, लोकसभा का गठन हुआ। तो ये पॉइंट याद रखना है, ये राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और ये जो लोकसभा है ये निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन हुआ, और जबकि इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं बार लोकसभा का गठन किया गया है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का 1952 में गठन हो गया, तब से आज तक राज्यसभा अपना काम कर रही है। राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार लोकसभा का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत उसे पहले भी भंग कर सकते हैं, इसीलिए इसे निम्न सदन कहा जाता है। अगला ऑप्शन है आपका 1948, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लॉन्च की गई। पहली औद्योगिक नीति 1948 में लॉन्च की गई, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता था, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते थे
और योजना आयोग का ही काम था भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाना। एक अन्य संस्था का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना। तो इसमें आपसे पूछा गया है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ, तो 1952 में। 1952 में ही हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरू हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है आरबीआई। तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन होता है और इसका गठन यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होता है। यंग हिल्टन आयोग या इसी को शाही आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन होता है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को किया जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। और रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं और ये भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और भारत में मौद्रिक नीति, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपसे कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो भारत में मौद्रिक नीतियां रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अगला ऑप्शन है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक। इसने जम्मू कश्मीर की डल झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया और 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक का गठन हुआ, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम भी बदल दिया गया और ये इंपीरियल बैंक से हो गया स्टेट बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है, रिजर्व बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ था 1894 में और इसके गठन में प्रमुख भूमिका थी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय की प्रमुख भूमिका थी। इन्हीं के अहम योगदान के कारण 1894 में भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। अगला ऑप्शन है ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में पहला ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ और इसका नाम था प्रथमा बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे, तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे और इसके 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल किया गया था। इस वजह से भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और इसी साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज हुई लाला लाजपत राय के ऊपर और ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी याद रखना है। तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने 4 मीनार बनवाया, तो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार, ये हैं कहां पर, हैदराबाद में। हैदराबाद में 4 मीनार हैं और इन्हें बनवाया था कुली कुतुब शाह, 4 मीनार। अगला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी और फिर इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसने कुतुब मीनार की नींव तो रख दी लेकिन ये पूर्ण रूप से बनवा नहीं पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया
तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। इसे कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि बड़े मधुर स्वर में कुरान का पाठ करता था, कुरान ख्वां। और इसे हाकिम सेकंड या लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक दान करता था। अगला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में, कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ये खिलजी वंश का शासक था। अगला ऑप्शन है शाहजहां। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया। आगरा में ताजमहल। और ये चार बाग शैली में बना हुआ है ताजमहल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और यहीं से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था 1857 की क्रांति के दौरान। और चार बाग शैली में निर्मित मकबरा हुमायूं का मकबरा है। तो ये पहली रचना है हुमायूं का मकबरा जो चार बाग शैली में निर्मित है। तो आपसे पूछा गया चार मीनार किसने बनवाया? तो चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर, इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है ये सतपुड़ा। तो भारत में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसका जो सर्वोच्च शिखर है इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ लगभग 1350 मीटर ऊंची ये चोटी है, धूपगढ़ की चोटी, और ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है और ये किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। अगला ऑप्शन है आपसे के पास विंध्य पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है या विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सॉरी ये विंध्य पर्वत श्रेणी है और इसी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी और ये अपना मुहाना बनाती है अरब सागर में। ऐसा साउथ इंडिया है। तो ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर नर्मदा नदी और फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इसका जो सर्वोच्च शिखर है ये धूपगढ़। तो ये याद रखना। अगला ऑप्शन है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुडविल शिखर। गुडविल शिखर। गुडविल शिखर को सद्भावना शिखर भी, ये इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। इसकी ऊंचाई है लगभग 752 मीटर और यह भी मध्य प्रदेश में है। अगला ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी। ये जो अनाईमुडी शिखर है इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, प्लस दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है ये, प्लस प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी। और ये अनाईमुडी किस राज्य में है? तो ये केरल में है। अगला ऑप्शन आपका है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख में ट्रांस हिमालय का ये भाग है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है इसका नाम है K2 या गाडविन आस्टिन। गाडविन आस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 या गाडविन आस्टिन की ऊंचाई है 8611 मीटर और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, प्लस ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। K2 या गाडविन आस्टिन 8611 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है
माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है K2 या गाढविन आस्टेन, भारत का सबसे ऊंचा, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा, तो ये भी याद रखना है। तो गुरु शिखर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो वो हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। तो गुरु शिखर है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी, ये राजस्थान में है। गुरु शिखर ये राजस्थान में है। और अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है। और अरावली पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है ये गुरु शिखर है। और गुरु शिखर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जागोई नृत्य किस राज्य का है? तो असम के नृत्य है, बिहू त्योहार भी है इसी नाम से, बिहू और बगरुम्मा, इस नाम से नृत्य भी है, इस नाम से त्योहार भी है असम के, बगरुम्मा। बिहू और बगरुम्मा असम के नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ का पंडवानी नृत्य है, बहुत पूछा जाता है, पंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। और मणिपुर का है जागोई नृत्य। यहां का संगाई महोत्सव है, संगाई महोत्सव मणिपुर का है। सिरुई लिली त्योहार, सिरुई लिली त्योहार यहीं का है। जागोई नृत्य मणिपुर का है। राजस्थान का घूमर, घूमर नृत्य राजस्थान का है। कालबेलिया ये भी राजस्थान का है, कालबेलिया। तो इसमें आपसे जागोई के बारे में पूछा गया है, मणिपुर का है। अगला ऑप्शन है, भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा है? इसमें यह पूछा गया है कि भारत की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो मूल जो हमारा संविधान था, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में इसमें 22 भाषा हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं, अर्थात विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई। इसमें जो 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1967 में, और इसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई हमारे संविधान में। तो भाषाएं हो गई 14 + 1 = 15। तो सिंधी भाषा जब जोड़ी गई तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़ के 15 हो गई। इसके बाद हमारे संविधान में 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गईं। तो अब भाषाएं बढ़ के हो गई 15 + 3 = 18, 18 भाषाएं हो गई। और फिर इसके बाद 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003-04 में 4 भाषाएं जोड़ी गईं। और वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। तो 18 + 4 = 22। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इन 22 भाषाओं में से सिंधी मिल चुकी है आपको, मणिपुरी मिल चुकी, बोडो, ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। एक ऑप्शन ये राजस्थानी, राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठन हुआ था 1999 में। ये एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है शरद पवार। शरद पवार, इन्हीं की ये पार्टी है। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो ये भी पूछा जाता है अध्यक्ष के बारे में, ये याद रखना है। 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस नामक राजनीतिक दल के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी, वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं।
अगला ऑप्शन है 2013। 2013 में नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का 2013 में गठन हुआ और 2019 में इसे राजनीतिक दल का दर्जा भी दे दिया गया। और इस पार्टी का गठन किया था पीएस संगमा ने, और इन्हीं के लड़के हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और यही वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। कॉनराड संगमा वर्तमान में नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा 1999। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आर्टिकल 50, जो पहला ऑप्शन है ये है भाग 15। भाग 15 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इसमें आर्टिकल शामिल है 324 से 329। अगला ऑप्शन है भाग 9, ये पंचायती राज से संबंधित है और इसमें आर्टिकल शामिल है 243 से 243 ओ। अगला है भाग 20, ये संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें आर्टिकल शामिल है 368। 368। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता को उल्लेख भाग 2 में, और इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो 5 से 11 शामिल हैं। और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है क्योंकि नागरिकता संघ सूची का विषय है। और ये बात आर्टिकल 11 में बताई गई कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया, उसमें आपका आंसर हो जाएगा गांधी जी। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि गांधी जी को अपना गुरु मानते थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे क्योंकि इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। अंग्रेज भेदभाव करते थे, वो गोरे होते थे, दक्षिण अफ्रीका और भारत के लोग काले रंग के होते थे, तो रंग भेद के आधार पर बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था, ऐसे ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना रखा था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए थे 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, और वहां पर कई साल तक महात्मा गांधी रहे। 1893 में गए, 1915 में वापस आए वहां से। कई साल महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां पर गांधी जी जब रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। आंदोलन चला रहे थे तो पॉपुलर हो चुके थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी। तो दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया और गांधी जी को अपना वो गुरु मानते थे और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आंदोलन चलाया, जिसके आधार पर दक्षिण अफ्रीका को भी आजादी मिली। और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से। अब गांधी जी के जो शिष्य हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन गांधी जी को नहीं सम्मानित किया गया। इसका मतलब यह है कि जो नोबेल पुरस्कार है, गांधी जी का स्थान नोबेल पुरस्कार से कई गुना ऊंचा है। नोबेल पुरस्कार तो उनके शिष्य के लायक है और गांधी जी के लायक ही नहीं नोबेल पुरस्कार। अगला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित किया। अंग्रेजों ने इन्हें सर या नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। नाइटहुड, जो उपाधि इन्होंने त्याग दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार से दुखी होकर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया
और इनका साहित्य कौन सा था? गीतांजलि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और ये पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस भाषा में लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो बंगला भाषा में लिखा था गीतांजलि। तो ये पॉइंट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखने हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल मिला, नोबेल पुरस्कार। पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी को। इन्होंने एक आंदोलन चला रखा था भारत में जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बहुत पूछा जाता है बचपन बचाओ आंदोलन। ऐसा ही एक आंदोलन शुरू किया गया था, इसी से मिलता जुलता है, हालांकि वो बचपन से नहीं, वो नदी बचाने से, जिससे कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो मेधा पाटेकर ने। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया, अर्थात बच्चों के सुधार के लिए, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कारखानों में, फैक्ट्रियों में नियोजित कर दिया जाता है। जब उनका शारीरिक और मानसिक विकास का समय होता है तब उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, उनको शिक्षा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। तो इस संबंध में इन्होंने एक लंबा अभियान चलाया। आज भी ये भारत में रहकर बच्चों के हित के लिए बहुत से काम करते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया। 2014 में इनको इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, इनकी एक किताब है जो बहुत पेपर में पूछी जाती है जिसका नाम है एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये इनकी किताब है, बहुत पूछी जाती है। अगला ऑप्शन है सीवी रमन। सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव क्या है? इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज की सीवी रमन ने। ये भारत के वैज्ञानिक थे। इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला, भौतिकी का नोबेल। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। इसीलिए भारत सरकार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को हमारे देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। इसी काम के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर तो आपको मिल ही गया, गांधी जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विज्ञान की किस शाखा में किडनी का अध्ययन किया जाता है? किडनी, गुर्दा। कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है, हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ये जो कार्डियो शब्द है, कार्डियो, ये हृदय से संबंधित है, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। लॉजी शब्द अध्ययन या विज्ञान की शाखा कहलाता है। ये जो नेफ्रो शब्द है, ये नेफ्रॉन से संबंधित है और किडनी को बनाने वाली कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजी ये किडनी का अध्ययन है, किडनी का अध्ययन। अगला शब्द है न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तो ये तंत्रिका का अध्ययन है, तंत्र या तंत्रिका कोशिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। क्योंकि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, किडनी की कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं, हृदय बनाने वाले कोशिका को कार्डियो कहते हैं। हिपैटोलॉजी, ये भी आपसे पूछा गया है। ये जो हिपैटो शब्द है ये लीवर से संबंधित है, यकृत से। तो यकृत या लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने अपने आंसर क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। इसे ध्यान से देखना है, प्रत्येक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और
पिछली लेक्चर सीरीज को भी अच्छे से देखना है, एसएससी जीडी वाली लेक्चर सीरीज को भी देखना है, क्योंकि एसएससी के सभी क्वेश्चन एक दूसरे में रिवाइज होते रहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।